नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान क्या वो सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब होता है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और भारतीय संविधान के दिल में छिपे दर्शन को समझेंगे। ये वो नैतिक दिशा सूचक है, वो मॉरल कंपास जो हमें बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कौन हैं और हमें जाना कहाँ है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या संविधान का काम बस ये बताना है कि क्या करना है और क्या नहीं? मतलब एक तरह की रूल बुक, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब भी छिपा हुआ है? और यहीं पे एंट्री होती है संवैधानिक दर्शन की। देखिए, ये सिर्फ कानून के शब्द नहीं हैं, ये तो उसकी आत्मा है, उसकी रूह है। यही दर्शन है जो जजों को रास्ता दिखाता है कि कानून को समझना कैसे है, सरकार को उसकी सीमाओं में रखता है और एक देश के तौर पर हमारे भविष्य का नक्शा तैयार करता है। ठीक है, तो जरा और गहराई में चलते हैं। आखिर किसी भी संविधान को एक फिलॉसफी की, एक दर्शन की जरूरत ही क्यों है? सोचकर देखिए, ये एक नैतिक कंपास की तरह है, एक मॉरल कंपास जो पूरे समाज को रास्ता दिखाता है, खासकर तब जब रास्ते बहुत मुश्किल हों। अब ये जो स्लाइड पर दिख रहा है ना, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ है कानून के शब्द, जैसे कि आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है कानून की आत्मा, मतलब टॉलरेंस का कल्चर, एक दूसरे को सुनने और तर्क से बहस करने की संस्कृति। आत्मा के बिना ये शब्द बस खोखले रह जाते हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस दर्शन को, इस कानून की आत्मा को आखिर समझें कैसे? इसके लिए हमें 3 मुख्य स्तंभों को देखना होगा जो इसकी बुनियाद बनाते हैं। देखिए, इस दर्शन की पूरी तस्वीर समझने के लिए हम इन 3 कदमों का सहारा ले सकते हैं। पहला, इसके मूल में कौन से नैतिक आदर्श हैं। दूसरा, इन आदर्शों को हकीकत में बदलने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया। और तीसरा, ये समझना कि हमारे इतिहास ने, हमारी हिस्ट्री ने इस दर्शन को कैसे शक्ल दी है। तो पहला पिलर है नैतिक दृष्टि। ये वो बड़े बड़े वादे हैं, वो महान वादे जो हमारा संविधान हर नागरिक से करता है। आज़ादी का वादा, बराबरी का वादा और इंसाफ का वादा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की नींव हैं। अब दूसरा पिलर है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। क्योंकि देखिए, वादे तो कर दिए, पर उन्हें जमीन पे उतारेगा कौन? सिर्फ वादों से तो काम नहीं चलता ना। इसलिए हमारे पास संसद है, न्यायपालिका है और संघवाद जैसी व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का सही संतुलन। ये पूरी मशीनरी ही तो ये पक्का करती है कि वो जो नैतिक दृष्टि थी वो सिर्फ कागजों पर न रह जाए। और तीसरा, बहुत जरूरी, ऐतिहासिक संदर्भ। हमारा संविधान कोई हवा में नहीं बना, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की और कॉलोनियल रूल के जो कड़वे अनुभव थे उनकी उपज है। और यही बात इसे खास तौर पर भारतीय बनाती है। चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये शानदार दस्तावेज तैयार किया, हमारी संविधान सभा। उनके बीच हुई बातचीत और बहसों को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 165 दिन। ये कोई मामूली मीटिंग्स नहीं थी, ये 165 दिनों तक चली जबरदस्त गहरी बहसें थीं। इससे पता चलता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर कितनी गंभीरता से सोचा था। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत ही जरूरी चेतावनी आती है। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की आदत, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। इसे समाज में पैदा करना पड़ता है, इसे सिखाना पड़ता है। किसी भी संविधान की सफलता उसके नागरिकों और नेताओं के लोकतांत्रिक कल्चर पर ही टिकी होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान का मकसद सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था। नहीं, इसका असली लक्ष्य था भारतीय समाज को जड़ से बदल देना। ये एक सोशल रेवोल्यूशन का ब्लूप्रिंट था। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ वो समाज था जिसमें जातिवाद, शोषण, अन्याय, ये सब बहुत गहराई तक समाया हुआ था। और दूसरी तरफ थी संविधान की सोच, एक ऐसा समाज जो बराबरी पर, सामाजिक न्याय पर और सबके अधिकारों की रक्षा पर टिका हो। और इस क्रांति को हकीकत बनाने के लिए संविधान ने हमें कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स दिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स। ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह हैं। आर्टिकल 17, इसने तो छुआछूत की दीवार पर सीधी चोट की। और आरक्षण जैसी नीतियां, ये सदियों से चले आ रहे अन्याय को ठीक करने का एक जरिया बनी। अब जाहिर है, भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए एक संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं।
ये आम सहमति बनाने की, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की एक मिसाल थी। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में कहानी है। 299 सदस्य जो पूरे भारत से आए थे, उन्होंने 11 सेशंस में 165 दिनों तक बहस की। और जानते हैं कितने संशोधन प्रस्ताव आए? हजारों। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लिखने का प्रोसेस नहीं था, ये एक राष्ट्र को एक धागे में पिरोने की कोशिश थी। और इसका नतीजा कमाल का था। देश किसी एक एक्सट्रीम आइडिया की तरफ नहीं गया, बल्कि बहस के जरिए एक दूसरे की बात सुनकर एक बैलेंस्ड मध्यम मार्ग निकाला गया। और सच कहूं तो यही बैलेंस आज भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए तो आखिर एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हों, उस देश के लिए एक संविधान कैसे बनाया जाए? ये हमारे संस्थापकों के सामने एक बहुत बड़ी जबरदस्त चुनौती थी। तो इसका जवाब शुरू होता है एक कोर फिलॉसफी से, मतलब कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य, ऐसे आइडियाज जो एक नए देश की इमारत की नींव बनेंगे। तो फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर थे क्या? आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इस इमारत की जो सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये वो आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। इस दर्शन के बिल्कुल सेंटर में है व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक इंसान की आज़ादी, उसका सम्मान, उसकी अपनी सोच सबसे ऊपर है। संविधान किसी समूह या समुदाय से पहले एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को अहमियत देता है। तो सवाल उठता है कि भाई, इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया? क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के जरिए इसकी पक्की गारंटी देता है। जैसे कानून के सामने हम सब बराबर हैं, हमें बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी है, और हमें कानूनी सुरक्षा का भी अधिकार है। ये सब मिलकर हर व्यक्ति की आज़ादी को मजबूत बनाते हैं। तो इसका असली मतलब ये हुआ कि सरकार या राज्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी एक व्यक्ति की आज़ादी को छीन नहीं सकता। और सही मायनों में यही तो असली लोकतंत्र की पहचान है। चलिए, नींव तो बन गई, अब बात करते हैं उन 2 मजबूत पिलर्स या स्तंभों की, जिन पर यह पूरी इमारत शान से खड़ी है: सामाजिक न्याय और समानता। आज़ादी के वक्त भारत की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई थी समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता। इसलिए संविधान का दूसरा मूल सिद्धांत बना सामाजिक न्याय। इसका सीधा सा मिशन था सदियों से चले आ रहे जाति आधारित भेदभाव और हर तरह के सामाजिक अन्याय को जड़ से खत्म करना। और हाँ, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं। संविधान ने इसे लागू करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए। आर्टिकल 17 ने छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म किया और आरक्षण जैसी नीतियों के जरिए उन समुदायों को बराबरी पर लाने की कोशिश की गई जो सदियों से पीछे छोड़ दिए गए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि ये भारत में सामाजिक बदलाव लाने वाला सबसे शक्तिशाली टूल बन गया। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, हमारा संविधान 2 तरह की समानता की बात करता है। पहली है फॉर्मल इक्वालिटी, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसलिए दूसरी है सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इसका मतलब है कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन्हें बराबरी की दौड़ में लाने के लिए कुछ खास मदद, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना जरूरी है। तो नींव हो गई, पिलर्स भी हो गए। अब बात करते हैं उस छत की जो इस पूरी इमारत को और इसके अंदर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ रखती है। ये छत है भारत की विविधता का सम्मान और धर्मनिरपेक्षता। देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती ही इसकी डाइवर्सिटी है। हमारे संविधान बनाने वालों ने यह पक्का किया कि यह विविधता सिर्फ बची ना रहे, बल्कि और फले फूले। इसकी हिफाजत करना संविधान का एक मुख्य लक्ष्य था। और इसी विविधता को बचाने के लिए भारत ने धर्मनिरपेक्षता का अपना एक खास मॉडल अपनाया। पश्चिम में क्या होता है कि राज्य और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार होती है, कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। लेकिन भारत का मॉडल सैद्धांतिक दूरी का है, मतलब राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, लेकिन अगर किसी धार्मिक प्रथा से समाज में अन्याय हो रहा है तो राज्य सुधार के लिए उसमें दखल भी दे सकता है। यह एक और दिलचस्प बात है, संविधान में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ संख्या या गिनती से नहीं है। इसका मतलब है कोई भी समूह, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के, जिसे ये महसूस हो कि उसकी पहचान खतरे में आ सकती है,
ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सोच है। तो हमारे पास नींव है, स्तंभ है और छत भी है, लेकिन इस पूरी इमारत को एक साथ मजबूती से जोड़कर कौन रखता है? इसका जवाब है इसका ढांचा, इसकी संरचना, जिसे हम संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म ही वो तरीका है जिससे भारत जैसी विशाल विविधता को एक साथ एक देश में पिरोया जा सकता है। ये राज्यों को अपने मामलों में आज़ादी देता है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करके अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करता है और पावर को लोकल लेवल तक पहुंचाता है। इसी से विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बन पाती है। और अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है वो बिल्कुल सीधा है। 70 से ज्यादा सालों के बाद क्या भारतीय संविधान कामयाब रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक तरह का बैलेंस्ड स्कोरकार्ड बनाएंगे। मतलब इसकी बड़ी जीतों पर भी नजर डालेंगे और उन जगहों को भी समझेंगे जहां ये शायद उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाया। ये रहा हमारे आज के विश्लेषण का एक छोटा सा रोड मैप। हम एक साहसिक प्रयोग से शुरू करेंगे, फिर इसकी उपलब्धियों और आलोचनाओं को समझेंगे और आखिर में इसकी लिविंग स्पिरिट और फाइनल वर्डिक्ट के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1950। सोचिए, एक बहुत बड़ा अविश्वसनीय रूप से विविधताओं से भरा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। एक उदार लोकतंत्र का निर्माण। ये सिर्फ एक साहसिक कदम नहीं था, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा दांव था, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। तो इस संवैधानिक रिपोर्ट कार्ड पर A+ ग्रेड्स कहाँ मिले हैं? NCERT के हिसाब से देखें तो ये 2 मेन एरिया में है। एक तो है सब्सटेंटिव, यानी समाज पर इसका ठोस असल क्या असर हुआ, और दूसरा है प्रोसीजरल, यानी वो तरीका जिससे हमारा लोकतंत्र काम करता है। तो ये हैं वो 5 गेम चेंजिंग उपलब्धियां। हर नागरिक के लिए राजनीतिक समानता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से अंत, एक कल्याणकारी राज्य की नींव, मतलब सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक जिसे हम DPSP कहते हैं, अल्पसंख्यकों और हमारी अद्भुत विविधता का संरक्षण, और आखिर में कानून का राज पक्का करने के लिए एक आजाद न्यायपालिका। और इन सब में से NCERT एक को सबसे बड़ी, सबसे अहम उपलब्धि मानता है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारे अधिकारों की आखिरी रक्षक है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई समाज पर असर डालने वाली बातें, लेकिन प्रक्रिया का क्या? देखिए, संविधान ने स्थिरता की गारंटी दी। कैसे? ये सुनिश्चित करके कि सत्ता शांति से बदलती है, चुनावों के जरिए, तख्तापलट के जरिए नहीं। और साथ ही इसने संस्थागत जांच और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस भी बनाए। ये एक शानदार तरीका है ये पक्का करने का कि सरकार की कोई एक शाखा बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, कोई भी दस्तावेज आलोचना से परे नहीं होता, और एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इन आलोचनाओं को समझना ही होगा। तो NCERT यहाँ पर 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखता है। ये 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं जहाँ से आलोचनाएं आती हैं: वामपंथी, दक्षिणपंथी और उदारवादी, और हर एक का नजरिया जाहिर है बिल्कुल अलग है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। वामपंथी विचारधारा का तर्क है कि ये संविधान पर्याप्त समाजवादी नहीं है क्योंकि ये निजी संपत्ति की रक्षा करता है, और इसके ठीक उलट दक्षिणपंथी विचारधारा का तर्क है कि ये पर्याप्त भारतीय नहीं है और ये धर्मनिरपेक्षता जैसे पश्चिमी कॉन्सेप्ट्स को अपनाता है। और फिर आती है उदारवादी आलोचना, जो इन दोनों के बीच में कहीं है। इसका कहना है कि उचित प्रतिबंध और निवारक निरोध जैसे प्रावधानों की वजह से हमारा संविधान आज़ादी पर बहुत ज़्यादा सीमाएं लगा देता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच का वो क्लासिक तनाव है जो हमेशा बना रहता है। तो बाहरी आलोचनाओं से आगे बढ़कर NCERT खुद इस दस्तावेज की कुछ आंतरिक सीमाओं को भी स्वीकार करता है। ये हैं असल में कार्यान्वयन की चुनौतियां, यानी जो कागज पर लिखा है और जो जमीन पर हो रहा है, उसके बीच का अंतर।
एनसीईआरटी बहुत ईमानदारी से ये मानता है कि सामाजिक बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी रही है, कि शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा केंद्र में इकट्ठा हो गई है, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि किताबों में लिखे कानून और ज़मीन की हकीकत के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो सवाल उठता है कि हम इन सभी सफलताओं, आलोचनाओं और सीमाओं को एक साथ कैसे देखें? इसका जवाब संविधान की प्रकृति में ही छिपा है। भारतीय संविधान कोई पत्थर का स्मारक नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, और इसकी असली ताकत, इसकी असली जान यही है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, कानून के शब्दों का पालन करने और उसकी भावना को समझने में बहुत बड़ा अंतर है। एनसीईआरटी का तर्क है कि इसकी आत्मा को समझने के लिए हमें संविधान सभा की बहसों और हमारी स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को देखना होगा। असली मतलब वहीं छिपा है। तो असल में क्या चीज इसे जीवंत या लिविंग बनाती है? 3 मुख्य चीजें हैं। 1. संशोधन, यानी समय के साथ इसमें औपचारिक बदलाव किए जा सकते हैं। 2. न्यायिक व्याख्या, जहां हमारी अदालतें पुराने सिद्धांतों को आज की नई स्थितियों पर लागू करती है। और 3. लोकतांत्रिक अभ्यास, मतलब जिस तरह से हमारी संस्थाएं समय के साथ खुद को विकसित करती हैं। और ये सब हमें हमारे अंतिम खंड तक ले आता है, द फाइनल वर्डिक्ट। तो इतने सालों के बाद एनसीईआरटी का समग्र मूल्यांकन क्या है? सच कहूं तो ये एक असाधारण प्रयोग भी है, और हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी भी। अंत में एनसीईआरटी का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। यह एक असाधारण सफलता रही है। इसने गहरी विविधता में एकता गढ़ी, सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के साथ मिलाया और लचीलेपन के साथ स्थिरता को संतुलित किया, और सबसे बढ़कर इसने अपने लोगों के लिए मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया। और ये हमें सबसे शक्तिशाली अंतिम संदेश पर लाता है। देखिए, संविधान सिर्फ स्याही और कागज से कहीं बढ़कर है। ये केवल तभी तक जीवित रहता है जब तक इसके नागरिक, यानी हम सब, इसके मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। ये जिम्मेदारी हम में से हर एक की है। अगर ये पूरी चर्चा और ये विश्लेषण आपको सच में उपयोगी लगा हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सामग्री उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है जो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि गहराई के साथ, यानी व्हाई, हाउ, एविडेंस और इम्पैक्ट के साथ समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और छात्र का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए।